तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि आईकेएस का, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 5 तारीख का है, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का भैक का एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रकार से आप लोगों का आईकेएस का भी होगा। आईकेएस का जो क्वेश्चन है वो भी 50 मार्क्स का होगा और इसका भी समय 3 घंटा दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का आई अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भैक का तैयारी में अच्छे तरीके से करवाया था, आप लोग कमेंट करके कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा पेपर गया है, काफ़ी अच्छा पेपर गया है। ठीक उसी प्रकार मैं आईकेएस का भी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है मेरा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। आप लोगों का इसका भी एग्ज़ाम OMR शीट में होगा। जिस प्रकार से आप लोगों का भैक का होगा उसी प्रकार से आईकेएस का भी होगा। और इसका मैं पार्ट 1 जो है, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में इससे पहले पूछ चुका है क्वेश्चन, जो 2025 और 29 सेशन वाले जो बच्चे हैं जिसका एग्ज़ाम आप लोगों से पहले हो गया है, उनका क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दिया हूँ पार्ट 1 के नाम से। तो उसको भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप लोगों का आईकेएस का क्वेश्चन आता है। और आईकेएस का मैं काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं जितना क्वेश्चन दूंगा बस उतना ही आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। आज 3 तारीख है और 5 तारीख आप लोगों का आईकेएस का एग्ज़ाम है। तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उतना आज कर लीजिए। आप लोगों का सभी का एग्ज़ाम 40+, सभी का 40+ आएगा यदि मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना कर लेंगे तब। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, आज फर्स्ट वीडियो है। सिलेबस आप लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों का आईकेएस में यूनिट 6 तक पढ़ना है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि आईकेएस का परिचय पढ़ना है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इंडियन यहाँ पर क्या है, कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है भारत में, उसको पढ़ना है यूनिट 2 में। और यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 में पढ़ना है इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी ट्रेडिशनल, जो उसका लिटरेसी है, जो पारंपरिक लिटरेसी है, उसको पढ़ना है यूनिट 3 में। तो मैं आप लोग सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। आप लोग सिलेबस मत पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस पढ़िएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। आप लोगों को यहाँ पर 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप लोग सिलेबस पढ़ने के चक्कर में रहिएगा। तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और आप लोगों का एग्जाम भी खराब चल जाएगा, आप लोगों के साथ बैक भी लग जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना कर लीजिए। आप पढ़े हैं इससे पहले, नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिए। सभी का अच्छा यहाँ पर नंबर आने वाला है और यहाँ पर किसी का बैक नहीं लगेगा, ये तो मेरा गारंटी है। और यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, इंडियन आर्ट एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन। जो भारत का आर्ट है, एजुकेशन है, नॉलेज है, सभी को पढ़ना है आप लोगों को यूनिट 4 में। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, इंडियन एथिकल सोशल एंड इन्वायरमेंटल थॉट, यानी कि जो यहाँ पर इथिकल है, सोशल है, इन्वायरमेंटल क्या सोच है इन्वायरमेंटल के थ्रू उन उसके बारे में पढ़ना है यूनिट 5 में। और यहाँ पर यूनिट 6 में क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आप लोगों को वीवीआई जो गेस्ट क्वेश्चन है उसको मैं दूंगा। तो मैं सिलेबस में बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में पढ़ना है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ आईकेएस। तो कंटेम्प्रेरी जो इसका क्या कंटेम्प्रेरी है आईकेएस का, ये सभी चीज़ को पढ़ना है यूनिट 6 में। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर हिंदी में भी सिलेबस है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सिलेबस भी इसका डिस्कस करवा दीजिएगा, तो सिलेबस भी देख लीजिए। यहाँ पर सिलेबस इसका हिंदी में है। आप लोग हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में देख लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग इंग्लिश सिलेबस देख लीजिएगा। और जो इसका आईकेएस का जो PDF है, यदि जो बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। यदि जो बच्चे इसका जो PDF है इंग्लिश में, जिसको भी इंग्लिश में चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9301483451। ठीक है, जिस बच्चे का इसका PDF इंग्लिश में चाहिए आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं इसका PDF बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। बस आप लोग लिखिएगा इंग्लिश PDF आईकेएस, आप लोग लिख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे करते हैं कमेंट, यहाँ पर कहते हैं आईकेएस का PDF भेज दीजिए। हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग हिंदी में मांग रहे हैं या इंग्लिश में मांग रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश में मांगेंगे तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, और हिंदी वाले के लिए तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का दिया हुआ है। तो देख लीजिए यूनिट 1 में क्या पढ़ना था, आईकेएस का परिचय पढ़ना था। तो हर एक यहाँ पर यूनिट से मैं 5 गेस क्वेश्चन लेकर आया हूँ पार्ट 1 में। और मैं पार्ट 2 ये है, पार्ट 1 में करा दिया हूँ। तो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हर एक यहाँ पर यूनिट से 5 जो क्वेश्चन है वो गेस क्वेश्चन लाया हूँ। और मैं आप लोगों के यहाँ पर 200 से अधिक जो क्वेश्चन है उसको PDF में दे दूँगा, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
उतना आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का ऐसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यूनिट 1 में से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वेद की कुल संख्या कितनी है। तो वेद जो है वो कितना है, यहाँ पर 4 वेद है। कौन कौन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद है। वेदों की संख्या कितना है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए, भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसॉफी की कुल कितनी अस्तिक शाखाएं मानी गई है। तो जो भारतीय दर्शन है उसका 6 जो यहाँ पर दर्शन माना गया है, 6 शाखाएं माना गया है भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलोसॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इसको मैं कमेंट एक अलग कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो दर्शन एवं अध्यात्म, यहाँ पर अध्यात्म यानी कि फिलोसॉफी। उपनिषद का क्या यहाँ पर विषय है, तो फिलोसॉफी इसका विषय है। दर्शन विषय है उपनिषद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, वेदांग, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांग कितना है, तो वेदांग यहाँ पर 6 है। वेदांग 6 है, वेद 4 है, दोनों याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IKS का पूर्ण रूप क्या है। सबको पता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली हिंदी में कहे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 2 है, यहाँ पर यूनिट 2 शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था इसमें कुल जो है 30 क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि IKS का वीडियो बनाइए, IKS का वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में इसको सेट किया हूँ, और इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी VVI है। तब तक के लिए आप लोग इतना कर दीजिए, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग तक मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सभी पार्ट, जब जो पार्ट है, पार्ट जो 2 से है, 2 से 6 तक का सभी पार्ट में अपलोड करने की कोशिश करूँगा मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि मेरा भी काम यहाँ पर रहता है, तो मैं अपना भी काम कर लेता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के अलावा। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो हमको भी पढ़ना होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट से बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मैं आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करवा दूँगा। तो मैं जितना कर रहा हूँ आप लोग उतना कीजिए, वैसे कीजिए, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर यूनिट 2 शुरू होता है, तो यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में रेखा गणित की नींव किस ग्रंथ में मिलती है। तो जो रेखा गणित है, जो जियोमेट्री है, उसका नींव कहाँ मिलता है, सुलभ सूत्र जो है उसमें रेखा गणित का यहाँ पर नींव यानी कि प्रारंभिक जो चीज़ वहाँ पर मिलता है सुलभ सूत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेदांग ज्योतिष, जो वेदांग ज्योतिष है के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो जो वेदांग ज्योतिष है उसका लगध, जो लगध है उन्होंने लिखा है वेदांग ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में कौन शामिल है। तो जो आयुर्वेद है उसमें त्रिदोष में कौन शामिल है, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा गाइस जो मेरा लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा मेरा फ़ोन से ही। मैं आप लोगों को जो वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से बनाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैं रिपेयरिंग के लिए उसको भेज दिया हूँ, और मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि तुरंत मंगा सकूँ उसको, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए फ़ोन से ही पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि त्रिदोष कौन कौन सा है। तो वात, पित्त, कफ, जो वात, पित्त, कफ है, ये त्रिदोष है आयुर्वेद में, आयुर्वेद के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ आयरन पिलर अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है। तो वह कैसा है, तो सदियों से जंग नहीं लगने की धातु कला है। यानी कि जो दिल्ली का लौह स्तंभ है आप लोग देखे होंगे, तो उसमें अभी भी यहाँ पर जंग नहीं लगा है, तो इसी के लिए वो फेमस है कि वहाँ पर धातु जो है उसमें जंग नहीं लग रहा है, यहाँ पर रस्ट नहीं हो रहा है, तो इसी के लिए दिल्ली का लौह स्तंभ फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है, ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत नामक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ की रचना किसने किया है। तो ब्रह्मगुप्त ने किया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत का यहाँ पर लिखे हैं। आप लोग इसका नाम से भी देख सकते हैं, सूर्य ब्रह्मा है, यहाँ पर ब्रह्मगुप्त है, तो आप लोग इसको नाम से भी याद कर सकते हैं यदि इतना लंबा नाम नहीं याद हो रहा है तो। चलिए आप लोग जैसे याद कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 3 शुरू होता है, तो यूनिट 3 से अभी 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संस्कृत व्याकरण के सुप्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता पनिनी है। जो व्याकरण अष्टाध्यायी है उसको कौन लिखे हैं, तो पनिनी लिखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पनिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत है उसका भरत मुनि यहाँ पर प्रतिपादक है, यानी कि इसका रचयिता है भरत मुनि रस सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में कुल कितने मुख्य रस हैं माने जाते हैं? तो संस्कृत साहित्य में कुल 9 रस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण की रचना मूल रूप से किस भाषा में है और किसके द्वारा की गई थी? तो जो रामायण था, रामायण को लिखे थे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था संस्कृत में। यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ था अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, उसमें कुछ बच्चे यहाँ पर वाल्मीकि को लिख दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था कि महाभारत की रचना कौन किए हैं? तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर लिख दिए थे कि वाल्मीकि ने किया है। तो वाल्मीकि नहीं किए हैं, वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं। और जो वेद व्यास हैं, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किए हैं। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, उम्मीद तो है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो रामायण है, रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया था और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था इसको। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। जिसकी रचना कौन किए हैं? तो वेद व्यास ने किए हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16 क्या है कि प्राचीन काल में मौखिक रूप से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो श्रुति और स्मृति परंपरा, यानी कि सुनकर और याद कर कर जो परंपरा को बढ़ाते थे उसको बोलते हैं श्रुति और स्मृति परंपरा। तो इसी के यहाँ पर जो है श्रुति और स्मृति परंपरा के द्वारा ही इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाया गया प्राचीन काल में। क्योंकि प्राचीन काल में अब जो हम लोग जो हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के पास पेन और कलम नहीं होता था, पेन कॉपी नहीं होता था। इस कारण से उन लोग क्या करते थे कि उन लोग श्रुति यानी कि सुनकर और स्मृति यानी कि याद करके उसको अपने अगले पीढ़ी को सुनाते थे और उन लोग याद करके वो आने वाले पीढ़ी को सुनाते थे। तो इसी प्रकार से जो है जितने भी यहाँ पर जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन साहित्य है, जैसे रामायण महाभारत हो गया, ये सभी चीज़ को सुन सुन कर याद कर अभी हम लोग लिख कर रखे हैं। तो पहले ऐसा चीज़ नहीं था, पहले याद करके और सुनकर याद कर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा वर्तमान में किस राज्य में है? तो नालंदा वर्तमान में बिहार में है और इसको बनवाया कौन था? कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था। डिस्ट्रॉय कौन किया था? बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय किया था। और यहाँ पर पुस्तकालय था, उसका नाम क्या था? तो पुस्तकालय का नाम था धर्मकुंज, जो बहुत बड़ा पुस्तक था। यहाँ पर हजारों हजार पुस्तक रखे हुए थे। और एक चीनी यात्री आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, कौन रहते हैं? तो ह्वेन-सांग रहते हैं। कब आते हैं? 7वीं शताब्दी में आते हैं। ये सभी चीज़ आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र, जो नाट्य शास्त्र है वो सबसे प्राचीन स्रोत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर, देख लीजिए क्या है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच पवित्र संबंध को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहते थे? पर गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। क्या कहते थे? गुरु शिष्य परंपरा कहते थे प्राचीन काल में। और गुरु लोग कहाँ रहते थे? तो उन लोग एकांतवास में जंगल में जाकर रहते थे और वहीं पर उन लोग शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किस विद्या ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद, राजनीति और सैन्य व्यवस्था के लिए। जो चाणक्य थे वहाँ के शिक्षक हुआ करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। तो आयुर्वेद और राजनीति के लिए और सैन्य शिक्षा के लिए तक्षशिला यहाँ पर फेमस था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 5 से शुरू हो रहा है। और यूनिट 5 से देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर पुरुषार्थ के 4 हैं। कौन कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये सभी चीज़ याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 3-4 जो है वो पुरुषार्थ है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो ऑप्शन रहे उसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, काफ़ी वीवीआई है। इसको याद कर लीजिए कि भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ की संख्या कितना है? तो 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? तो वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है। और इसको कब यहाँ पर दिया गया था? तो 2023 में G20 हुआ था, उसमें इसको यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या है कि सर्वधर्म स्वभाव
की अवधारणा का मुख्य संदेश क्या है? तो सर्वधर्म स्वभाव का मुख्य अवधारणा क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सहिष्णुता, यानी कि टॉलरेंस यहाँ पर होता है सभी धर्मों के प्रति। जिसको कहा गया है सर्वधर्म स्वभाव। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ के जीवन में का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य किसे माना गया है? तो सबसे कौन है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर पुरुषार्थ जीवन का सबसे अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। यानी कि जितना भी पुरुष काम कर रहा है, जितना भी कार्य कर रहा है, तो लास्ट में क्या करना है? उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है। दान पुण्य जो करता है, दान लोग करते हैं, उन किस लिए करते हैं? कि हमको मोक्ष, मृत्यु के बाद क्या हो? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय पर्यावरण विचार में किसे माता के रूप में पूजने का उल्लेख है? तो जो प्राचीन भारतीय पर्यावरण है उसमें माता के रूप में पृथ्वी को पूजने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 6 से, यूनिट 6 से जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में IKS शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान, परंपरा और मूल्यों को समावेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देख लीजिए, यदि किसी का आंसर आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर टिक मारना है, अंधेरे में निशान लगाना है, तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा और ऑप्शन में जो लंबा रहेगा, जो लंबा ऑप्शन रहेगा वही सही होता है अधिकांश केस में। तो आप लोगों का तो आंसर पता नहीं है और आप लोगों को यहाँ पर अंधेरे में तीर मारना है, टिक मारना है, ठीक है, गेस करके आंसर करना है। तो आप लोग इस जो ऑप्शन लंबा रहेगा उसको आप लोग आंसर में टिक कर सकते हैं। वो जो 90% रहता है वो वही सही होने की संभावना रहता है। यदि जब आपको पता नहीं है तब, यदि पता है तो आप लोग अच्छे से मारिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को गेस करने का तरीका कि किस प्रकार से आप लोग, जिसका आंसर पता नहीं है उसको यहाँ पर अपने से अंधेरे में तीर मार सकते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि आधुनिक योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने का मूल आधार क्या है? तो क्या मूल आधार है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, जैसे यहाँ पर छोटा छोटा आंसर इसका जो ऑप्शन है वो बी छोटा है, सी छोटा है, डी छोटा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर ये है, ये देखिए यहाँ पर बड़ा हुआ दिया हुआ है। तो क्या है कि प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पद्धतियाँ, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो आधुनिक योग और ध्यान है उसको वैश्विक स्तर पर क्या जो मान्यता मिला है उसका क्या आधार है? तो प्राचीन जो भारतीय है वो स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन की पद्धतियाँ हैं। यानी कि आप लोगों का स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, तो आप लोग योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर विश्व स्तर पर इसको मान्यता मिला है योगा को। और योग का जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। कुछ बच्चे इसको बाबा रामदेव मार देते हैं, लेकिन बाबा रामदेव इसका राइट आंसर नहीं होगा, महर्षि पतंजलि होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संबंध के बारे में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान है और आधुनिक जो विज्ञान है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर कि IKS के माध्यम से सतत विकास के लिए किस पर बल दिया जाता है? सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ तालमेल और संरक्षण, यानी कि जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, नेचर के अनुसार हम लोग को ढल जाना चाहिए, इन्वायरमेंट के अनुसार हम लोग को ढल जाना चाहिए। तो प्रकृति के साथ यहाँ पर क्या करना चाहिए? तालमेल बढ़ा कर रखना चाहिए सतत विकास के लिए। और आज मैं आप लोगों को सुबह बताया था सतत विकास क्या होता है। तो ऐसा विकास करना जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनके लिए बचा रह सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 30 नंबर की भारत सरकार का IKS डिवीजन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। IKS किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं IKS। ठीक है गाइस, तो ये रहा आप लोगों का 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन। और इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए इतना ही आप लोग पढ़िए। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो जा रहा है अभी, इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं सुबह अपलोड कर दूँगा कुछ वीडियो, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। कल मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, देखिए समय मिलेगा तो मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं PDF भेज दूँगा। क्यों? कल थोड़ा सा हमको काम है, बहुत अर्जेंट काम है, तो देखिए क्या होता है। यदि टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं PDF भेज दूँगा। आप लोगों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, भले ही मेरा काम हो, मैं पढ़ा ना पाऊँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मैं PDF भेज दूँगा। सभी लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही। यदि समय रहता है तो मैं 3, 4 और 5, 6 का करवा दूँगा क्वेश्चन आंसर, नहीं तो मैं PDF भेज दूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। और किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं हर एक बच्चा का व्हाट्सअप पढ़ता हूँ, व्हाट्सअप और कमेंट भी पढ़ता हूँ।
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सअप से ज़्यादा कमेंट करने का, क्योंकि मैं व्हाट्सअप में ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट ही करें, क्योंकि मैं व्हाट्सअप जल्दी खोलता नहीं हूँ। बस आप लोगों के चलते खोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में PDF मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे व्हाट्सअप में ऑनलाइन आना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी डाउट हो कमेंट में पूछें। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मैं IKS का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा दूँगा। अब टेंशन मत लीजिएगा, IKS के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। और AEC में भी मैं तैयारी करवाऊँगा। जैसे हर एक सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवा दिया हूँ, तो ये 2 सब्जेक्ट है IKS और AEC, उसका भी मैं अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है गाइज, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।